Hello students, this is Ashish and I welcome you all on our online platform Sudhakar Sir classes. So guys, today we are going to start history chapter 2 from class 8. साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपको रेगुलर बेसिस पर क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 की ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड और भी सभी सब्जेक्ट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे, राइट। सो अब आपको ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, चैप्टर 1 इतना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 1 भी आपको बता दूं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है इस चैप्टर का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इट मीन्स व्यापार से साम्राज्य तक। तो हम समझेंगे, हमें हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इसमें किस के बारे में बताया गया है, कौन ऐसा है जो साम्राज्य तक पहुंच जा रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन से आई हुई एक कंपनी जो कि यहाँ पर ट्रेड करने आई थी, वो टेरिटरी तक कैसे पहुंच गई। ठीक, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसा नाम दिया हुआ है इस चैप्टर का, ट्रेड मीन्स आप जानते हैं व्यापार, और व्यापार से साम्राज्य तक का जो सफर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है, राइट। व्यापार से लेकर और साम्राज्य तक का सफर। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कौन सी कंडीशंस, ऐसी कौन सी सिचुएशंस क्रिएट होती चली गई कि व्यापार करने आई हुई कंपनी ने सोचा कि हमें यहाँ पर अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर लेना चाहिए। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें कंपनी के फेवर में चली गई। ओके, तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, बेसिकली जो इंट्रो पार्ट इसका दिया हुआ है वो दिया है औरंगजेब की डेथ के बाद। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा मुगल डायनेस्टी को समझते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है क्योंकि इसको हम आगे के टॉपिक में समझेंगे कि जब कंपनी स्टैब्लिश होगी तो हमारे यहाँ पर मुगल डायनेस्टी थी, राइट। तो थोड़ा सा हम चलते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रॉम 1707। अगर डेट के साथ हम समझें तो 1707 मार्च 3, ये वो डेट थी जब औरंगजेब की डेथ हुई। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों हमने औरंगजेब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है? बिकॉज औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ऐसा कहा जाता है कि मुगल एम्परर में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रहे वो ये स्टार्टिंग के मुगल एम्परर्स थे, जिसमें हम बाबर, हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मुगल डायनेस्टी किस तरीके से रही। सबसे पहले अगर हम देखें मुगल एम्परर के बारे में, दैट वाज बाबर। आपको पता है कि बाबर अफगान से आया था। अफगान से आकर उसने यहाँ पर सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत लड़ा। बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के बाद उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी टेरिटरी यहीं पर बनाऊं, अपना साम्राज्य यहीं पर स्थापित करूं। ऐसा करने का रीज़न ये था कि अफगान में वो लगातार जो है हार का सामना करना पड़ रहा था उसे, वो अपने आप को एक जगह पर स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे कि बाबर ने 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के साथ मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। और उसके टाइम पीरियड के बारे में अगर हम देखें तो 1526 से 30 तक, एक बार हम लोग जल्दी से इन सभी के टाइम पीरियड को समझ लेते हैं। देन हुमायूं का टाइम पीरियड जो रहा वो दो टाइम पीरियड में डिवाइड रहा। दो बार उसको यहाँ पर अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना पड़ा। रीज़न क्या था कि बीच में 15 ईयर्स के लिए एक नई डायनेस्टी ने उसकी जगह ले ली, और वो थी सू डायनेस्टी। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेर खान, विच इज़ नोन एज शेर शाह सूरी। तो इसके टाइम पीरियड को हम दो बार समझेंगे, 1530 से लेकर 40 एंड देन 1555 से लेकर 56। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच का जो 15 ईयर्स का टाइम पीरियड था, दैट वाज ऑल अबाउट सू डायनेस्टी, राइट। नेक्स्ट जब हम मुगल एम्परर को देखते हैं, ही वाज द ग्रेट अकबर, राइट। 1556 से लेकर 1605 तक। एंड द फोर्थ जहांगीर, 1605 से लेकर 27 तक। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था।
इट मीन्स मुगल एम्परर बनने से पहले जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ शाहजहां के बारे में। 1627 से लेकर 1658 एंड देन सिक्स्थ वॉज औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707, राइट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन मुगल एम्परर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो मुगल एम्परर्स थे दे वर वेरी पावरफुल। और जब हम इनके बारे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि औरंगजेब के टाइम पीरियड आते आते मुगल डायनेस्टी साउथ तक एक्सपेंड कर गया था। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही उसकी डेथ हुई, इतना बड़े साम्राज्य को, इतनी बड़ी टेरिटरी एम्पायर को संभालना मुगल एम्परर्स के लिए, जो आगे आने वाले सक्सेसर्स थे, उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो गया। और इसी वजह से आप देखते हैं कि आने वाले सिर्फ और सिर्फ 150 सालों में मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म होने पर आ गया। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने ये आपको एक शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन से मुगल एम्परर्स थे जो हमारे पावरफुल रहे, उनके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ होते ही जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, आसपास के जो छोटे राजा वगैरह थे, साथ ही साथ आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब, उन्होंने खुद को फ्री अनाउंस कर दिया फ्रॉम द मुगल एम्पायर। इसकी वजह से क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप देख रहे हैं कि ये जो मुगल एम्परर्स थे ये बहुत पावरफुल थे, पहले ही हमने डिस्कस किया है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद इन सभी को ये पता चल गया कि अब आगे आने वाले टाइम में जो मुगल एम्परर्स हैं दे आर नॉट सो मच कैपेबल, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो मुगल एम्पायर को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। ठीक है, सभी चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में आ जाए हमारी टेरिटरी। इसी सीक्वेंस में क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जो तालुकदार थे, छोटे छोटे जो आपके रूलर्स थे आसपास के, साथ ही साथ बंगाल जो कि एक बहुत बड़ी प्रोविजंस हुआ करता था, उन सभी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री थी जिसके बारे में हमें समझना है। ठीक, लेकिन अब ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस बनते चले गए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो धीरे धीरे अब टेरिटरी की तरफ बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दैट कंपनी किस तरह से इंडिया में आएगी और किस तरह से वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फ्रॉम ईस्ट, राइट, कम्स ईस्ट। इट मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ईस्ट की तरफ आई। अब ऐसा क्यों था, तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक मैप के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे, ये वर्ड है। और जब आप ब्रिटिश आइलैंड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये है ब्रिटेन, और यहाँ से आने वाली कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री को जानने से पहले हम समझ लें कि क्यों इसको ऐसा कहा गया कि ईस्ट की तरफ आई। तो आपको पता है कि हम इस तरीके से अगर अपने मैप को डिवाइड करते हैं तो इधर आपका ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ एंड द साउथ। ठीक है, ये कंपनी अपने कंट्री से ईस्ट की तरफ बढ़ेगी, इसलिए इसको कहा गया दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ आई, ईस्ट की तरफ आने वाली ये कंपनी थी, राइट। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आइए ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लें। जैसा कि मैंने बताया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1599 में ब्रिटेन में स्टैब्लिश हुई, उसने सबसे पहले 31 ऑफ दिसंबर 1600 में वहां की क्वीन, जिनको हम एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने एक रॉयल चार्टर लिया। क्या लिया था यहाँ से, रॉयल चार्टर लिया। अब ये रॉयल चार्टर क्या होता है, ठीक, रॉयल चार्टर क्या है, बेसिकली रॉयल चार्टर का मतलब होता था एक ऐसा लेटर जो क्वीन के द्वारा पास किया जाता। ठीक है, और इसमें क्वीन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ छूट दी, कुछ प्रिविलेजेस दिए, ताकि वो ईस्ट में जाकर
ट्रेड कर सकें। और ये कैसी छूट थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ऐसी कंपनी होगी जो ब्रिटेन से ईस्ट की तरफ ट्रेड करने जाएगी। इसका मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया इस रॉयल चार्टर के थ्रू, ठीक है, और कंपनी ईस्ट की तरफ ट्रेड करने आई, राइट। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर इस किस रूट से आई, कंपनी कौन सा रूट था जिसको उसने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि 1498 से पहले, 1498 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1498 वो ईयर था जब वास्को डिगामा ने एक नए रूट को सर्च किया था, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम देखते हैं तो उससे पहले जो भी यूरोपियंस थे वो इंडिया की तरफ आने के लिए मेडिटेरियन सी, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे लैंड से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज का जो हमारा है उससे होते हुए इंडिया में आते थे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वास्को डिगामा की, तो आपको पता है वास्को डिगामा ने एक नए रूट को, एक नए सी रूट को सर्च किया था, और वो रूट क्या था? देखिए, वो रूट था, इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ लें ताकि हमें आगे समझने में इस चैप्टर को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक ओशियन पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अटलांटिक ओशियन, राइट। इससे होते हुए वास्को डिगामा पहुंचा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, और देन इंडियन ओशियन। यहां से होते हुए वास्को डिगामा आया कालीकट, और कालीकट में एक रूलर था जिसका नाम था जमोरिन। उस जमोरिन ने उसका वेलकम किया, और आप देखेंगे वास्को डिगामा इंडिया कब आ रहा है? इन 1498। यहां पर वो रहा, और यहां से जाते हुए वो यहाँ साउथ से स्पाइसेस लेकर गया, मसाले लेकर गया, और अपने पूरे ट्रैवल के दौरान जितना भी उसने एक्सपेंस किया था उसके 60 टाइम्स उसे प्रॉफिट हुआ जब वो यहाँ से स्पाइसेस को लेकर जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, वहां की जो कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज, इन चीजों को देखकर ट्रेड करने के लिए इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और वो अलग अलग टाइम पर आप देखेंगे कि वापस से 1502 में वास्को डिगामा वापस आएगा और ये कंपनी स्टैब्लिश होगी, ठीक है। तो इसी रूट को फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स भी इंडिया आए, राइट, और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का काम किया, राइट। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो आप समझते हैं, थोड़ा सा हम और स्टोरी को समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से इस्टेब्लिश किया। तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में जिसने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से एक रॉयल चार्टर लिया था, लेकिन उसके आते आते जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो जाता है, 1608, यानी पहला शिप, और उस शिप का नाम था रेड ड्रैगन, जिसको कैप्टन हॉकिंस लेकर आया। कैप्टन हॉकिंस आता है इंडिया में इन 1608। अब इंडिया में आपको पता है मुगल एम्परर कौन है इस टाइम पीरियड पर, मैंने आपको अभी एक टाइम पीरियड बताया था। 1605 में डेथ हो जाती है अकबर की, और उसके बाद एस्टैब्लिश होता है यहाँ पर जहांगीर का टाइम पीरियड, राइट। जहांगीर के टाइम पीरियड पर आया कैप्टन हॉकिंस, राइट। और आपको पता है कि ये कंपनी जब आई, ये शिप आया, तो वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि इससे पहले एक कंपनी जो कि पुर्तगीज कंपनी थी वो इंडिया में आ चुकी थी। पुर्तगीज का कंट्रोल आप देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट पर लगातार बना रहा, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट पर इनके कंट्रोल बने रहने की वजह से क्या होगा कि इन्होंने जहांगीर से कहा कि हम लगातार यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हम पर ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं, एक नई आई हुई कंपनी पर आप किस तरीके से बिलीव कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय परमिशन नहीं दी गई। ऐसी कंडीशन में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक टेम्परेरी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। कहां पर? मद्रास के मुसलीपट्टनम एरिया में, ठीक है, विच वॉज अ ट्राइबल एरिया। और वहां के एक लोकल रूलर से, ट्राइबल रूलर से परमिशन लेकर
पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में एक टेम्परेरी फैक्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी, राइट। लेकिन इस बीच क्या होता है कि आप देखेंगे पुर्तगीज के साथ इनका सी वॉर होगा, और वो कहां पर, अरेबियन सी में। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बेसिकली ऐसा होता था, जनरली आप देखेंगे तो जो भी कंपनीज यूरोप से आती थी उनकी नेवी ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। ऐसा इसलिए भी था, एक रीज़न इसका जो हम कह सकते हैं कि उन्हें सी रूट से ही आना होता था। सी रूट से आते समय आप देखेंगे कई सारे पायरेसी और अटैक का खतरा बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कंपनीज आएंगी, आप देखेंगे कि इनमें क्या रहेगा कि ये जो है अपनी नेवी को ज़्यादा स्ट्रांग रखते थे। इसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर अरेबियन सी में जब एक सी वार होगा बिटवीन पुर्तगीज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या करती है, वो इस वॉर को जीत जाती है। इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जहांगीर। जहांगीर के इम्प्रेस होने का रीज़न क्या था, तो आप देखेंगे कि अभी तक जो मुगल डायनेस्टी थी वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा एक्सपेंड थी, ठीक है। और नॉर्थ हमारा कैसा है, एक लैंड लॉक्ड एरिया है, ठीक है। लैंड लॉक्ड एरियाज क्या होते हैं, जो चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उन्हें अपनी नेवी पर बहुत ज़्यादा मुगल डायनेस्टी ने अभी तक फोकस नहीं किया था। आप देखेंगे इस सिचुएशन में उन्होंने अपनी आर्मी को ज़्यादा स्ट्रांग कर रखा था। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने नेवी को देखा, और इतनी पावरफुल नेवी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऑलरेडी थी, तो इस बात से इंप्रेस होकर जहांगीर ने पहली बार परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। और इसी सीक्वेंस में आप देखते हैं कि पहली बार 1613 में कंपनी ने अपनी परमानेंट फैक्ट्री सेटअप की, परमानेंट फैक्ट्री सेटअप की। और ये फैक्ट्री सेटअप की गई सूरत में। सूरत कहां पर है, गुजरात, राइट। गुजरात में इन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री सेटअप की 1613 में। और इस तरीके से स्टार्टिंग हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की हमारे इंडिया में, ठीक है। अब ये कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करेगी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की तरफ। बंगाल पर हम इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है बंगाल उस टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। आज का बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल को मिलाकर बनता था एक प्रोविंस जिसको हम जानते हैं बंगाल के नाम से। तो इतने बड़े प्रोविंस पर कंट्रोल करना, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ, इसकी वजह से आप जानते हैं कि नेवी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि क्योंकि नेवी उनकी स्ट्रांग है, ट्रेड उन्हें सी रूट से करना है, अपने ट्रेड को यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ाना है, ऐसे में वो बंगाल पर कंट्रोल ज़्यादा बनाए, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक छोटी सी एक इंट्रो पार्ट था, थोड़ा सा एक टॉपिक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन। साथ ही साथ मैं जैसे पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।